क्लास 12 सब्जेक्ट वाणिज्य व्यवस्था में हमारा दूसरा चैप्टर जो है संचालन के सिद्धांत, उसके अंदर हम अभ्यास करेंगे। संचालन के सिद्धांत का जो अर्थ है, जैसे कि आप समझ सकते हो, कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। युद्ध हो तो क्या करना पड़ता है, व्यूह रचना का हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो वर्तमान समय में जो बिजनेस है, इकाई का जो धंधे का स्वरूप है, कैसा हो गया, विशाल हो गया। तो उसको सफल बनाने के लिए, अन्य सामने बाजार में टिके रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार की तकनीक का, व्यूह रचना का क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। और यदि नहीं करोगे तो आप अन्यों के सामने, प्रतिस्पर्धी के सामने आप नहीं टिक पाओगे। तो संचालन के सिद्धांत इसी के लिए बने हैं। लेकिन ये जो संचालन के सिद्धांत है वो क्या है, तो संचालन के सिद्धांत अलग अलग जो संचालन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसने क्या किया है, संचालन किया है, ऐसे संचालन शास्त्रियों ने का अनुभव का निचोड़ है। उन्होंने एक्सपीरियंस जो प्राप्त किया उसमें से उन्होंने क्या बनाए, नियम बनाए, वो उसके क्या है, सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कैसे हैं, जड़ नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जो सिद्धांत उन्होंने तय किए, नियम जो बना है, वो समय की सिचुएशन कैसी होती है, अलग होती है। अभी वर्तमान में हम उसका उपयोग करेंगे तो उसकी सिचुएशन भी कैसी होगी, अलग होगी। तो सेम एज इट इज हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तन करके उसका क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तभी इकाई क्या प्राप्त कर सकती है, सफलता प्राप्त कर सकती है। तो संचालन का अर्थ देखते हैं यहाँ पे। व्यावसायिक इकाई में मानव व्यवहार, आपको पता है क्या, इकाई में किसका प्रमाण अधिक रहता है, मानवों का प्रमाण अधिक रहता है। कर्मचारी भी एक मानव है, अधिकारी भी एक मानव है और श्रमिक भी एक क्या है, मानव है। और मानव कैसा होता है, फीलिंग वाला होता है, लागनीशील होता है। तो उनके व्यवहार को कैसा हो, अनुकूल हो, पॉजिटिव हो बनाने के लिए नियम और सिद्धांत निर्मित करने पड़ते हैं। उनका जो व्यवहार होता है नेगेटिव होता है, उसको किस तरह से चेंजेस करें, उसके लिए कौन कौन से नियम है, कौन सा हमें व्यवहार अपनाना चाहिए जिससे उनका व्यवहार कैसा बने, पॉजिटिव बने, तो उसे कहा जाता है संचालन के सिद्धांत। ठीक है, जिससे क्या होगा, यदि ये सब इकाई के साथ जुड़े हुए कर्मचारी है, अधिकारी है, श्रमिक है, वो कैसे बने, उनके व्यवहार अनुकूल बने, पॉजिटिव बने, तो इकाई का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्ति हो सकती ही है। इसलिए इकाई को यदि सफलता प्राप्त करनी है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो कंपलसरी उसके अंदर कार्य करने वाले हर एक मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अनुकूल ही होना चाहिए। और अनुकूल बनाना पड़ेगा आपको, तभी इकाई क्या प्राप्त करेगी, सफलता प्राप्त करेगी। ठीक है, अभी इसका अंदर स्वरूप हम देखते हैं। तो स्वरूप कैसा है, ये सर्वव्यापी है। संचालन के सिद्धांत सभी क्षेत्र में हर एक स्वरूप में उपयोगी बन सकता है। राजकीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, धंधाकीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में ये संचालन के सिद्धांत कैसे बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। नेक्स्ट, परिवर्तनशीलता। संचालन के सिद्धांत कैसे हैं, जड़ नहीं है, परिस्थिति के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करके उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये सामान्य मार्गदर्शक है, सिर्फ आपको क्या करता है, वो गाइड करता है, लेकिन सही से उपयोग करने का काम किसका है, आपको है। लेकिन एक अपने आप कुछ भी जैसे शुरुआत होती है, तब हमें कुछ भी नहीं पता हो तो निर्णय लेने में हमें क्या होता है, मुश्किल ही होती है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन किसी ने गाइड दिया, गाइड किया आपको, तो वो निर्णय कैसे ले पाओगे आप, सरलता से। ठीक है, जब जैसे कि आप समझ लो 11th में जब सब्जेक्ट नए होते तो हमें समझना कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब टीचर गाइड करते, आपको पढ़ाते, तो वो सब्जेक्ट कैसा बन जाता है, ईजी बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो आपको क्या किया गया, मार्गदर्शन दिया गया। तो ये संचालन के जो सिद्धांत है वो क्या बनते हैं, आपके मार्गदर्शक बनते हैं। नेक्स्ट, मानव व्यवहार। ये जो सिद्धांत है इसमें मानव व्यवहार को ध्यान में रखना पड़ेगा। कर्मचारी क्या सोचता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो संचालन के सिद्धांत में इसके लिए उपयोगी बनते हैं। फिर आकस्मिकता। हर ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले
कोई प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हुई हो, वो ये अभी भी हो, लेकिन समस्या कभी भी कोई भी आ सकती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो वो समय में संचालन के सिद्धांत कैसे बनते हैं, उपयोगी बनते हैं। यहाँ पे ये आपके कितने टॉपिक हुए, 5 टॉपिक हुए। यहाँ पे आगे हमें देखना है संचालन के सिद्धांत का महत्व क्या है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको 2018 में पूछा गया सेक्शन डी में, मतलब कि 3 मार्क्स के। आपके लिए ये क्वेश्चन कैसा है, आईएमपी में, कैसा है, आईएमपी है, ठीक है। फर्स्ट, संचालकीय कार्यक्षमता में वृद्धि। संचालकीय जो सिद्धांत है वो निर्णय लेने में उपयोगी बनता है। और निर्णय कौन लेता है, उच्च स्तर। कौन सा स्तर लेता है, उच्च स्तर। उच्च स्तर में किसका समावेश होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, जीएम, ये सब का क्या होता है, समावेश होता है। तो उसको क्या कहेंगे हम, संचालक। अभी संचालकों को, ठीक है, निर्णय लेने में कैसा बनता है, ये उपयोगी बनता है। तो उनकी कार्यक्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इकाई की कार्यक्षमता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। उसका लाभ किसको मिलेगा, इकाई को मिलेगा। सेकंड टॉपिक, साधन का महत्तम उपयोग। उत्पादन के साधन जितने हैं उसका कैसा मित व्ययतापूर्ण, कम खर्च करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, वो किसके कारण पॉसिबल है, संचालन के सिद्धांत। जैसे कि श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, ये सिद्धांत के कारण क्या होता है, साधन का महत्तम उपयोग होता है। उसी के अंदर दूसरा टॉपिक है प्रभावशाली प्रबंध। कम खर्च करके कम लागत में क्या करना, वस्तु का उत्पादन करना। और प्रबंध मतलब व्यवस्था। व्यवस्था रिलेटेड टू क्या होता है, संचालन करना। जैसे कि दायित्व और अधिकार का विभाजन करना, कार्य बांटा जाए उसके अनुसार क्या देना, सत्ता का अधिकार देना, तो वो प्रबंध में होगा। तो ये किसके कारण सरल हो जाता है, संचालन के सिद्धांत जो है उसके कारण ये सरलता से हम कार्य कर सकते हैं संचालन के। नेक्स्ट है निर्णयों में सहायक। जब संचालक उच्च स्तर पे निर्णय लेता है तब वो निर्णय लेने में ये संचालन के सिद्धांत उपयोगी बनते हैं। जैसे कि जस्ट अभी मैंने बोला कार्य का विभाजन, उसके अनुसार अधिकार का विभाजन, ठीक है, दायित्व और अधिकार का विभाजन, तो उसके अंदर जो सिद्धांत है वो उपयोगी बनता है। कैसे, जो कार्य का विभाजन किया जाता है वो किस तरह से देंगे, कर्मचारी की योग्यता के अनुसार। अधिकार कैसे देंगे, कर्मचारी की योग्यता के अनुसार। जितना कार्य दिया उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अधिकार देना पड़ेगा। यदि आप अधिक दिया अधिकार तो क्या होगा, मिसयूज होगा। लेकिन अधिकार कम दिया तो क्या होगा, तो वो निर्णय सही से नहीं ले पाएगा। इसलिए दायित्व और अधिकार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो निर्णय लेने में कैसा बनता है, सहायक बनता है। हर एक निर्णय वो सोच समझ कर योग्य तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से निर्णय लेने के लिए संचालन के सिद्धांत कैसा बनता है, उपयोगी बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तित होती व्यावसायिक पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात ये व्यावसायिक, जैसे कि आप समझ लो आज से 5 साल पहले बाजार व्यवस्था कैसी होती थी, अलग होती थी। अभी वर्तमान समय में कैसी है, अलग है। आप एक जस्ट मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, लैपटॉप का एग्जांपल ले लीजिए, इलेक्ट्रिक साधनों का। 5 साल पहले कैसे स्वरूप का प्रमाण कैसा था, प्रकार का प्रमाण, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ टीवी, टाइप्स ऑफ मोबाइल कम था। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे इससे क्या है, अलग अलग प्रकार के मोबाइल्स होते, टीवी होते, तो स्वरूप और प्रकार कैसा हो गया, अधिक हो गया। तो परिवर्तनशील पर्यावरण जैसा बदलता है वैसे संचालन के सिद्धांत का बदल के क्या कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। आगे सामाजिक दायित्व निभाना। हर एक इकाई को क्या होता है, सामाजिक दायित्व निभाना होता है। उसकी अस्तित्व ही कहाँ पे है, समाज पे है। वो पूंजी कहाँ से प्राप्त करता है, समाज से प्राप्त करता है। ग्राहक कहाँ पे रहता है, समाज से प्राप्त करता है। कर्मचारी कहाँ पे होता है, वो समाज से ही प्राप्त करता है। तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है सामाजिक दायित्व निभाना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। आगे है संशोधन, प्रशिक्षण और विकास। अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का संशोधन होता है, नई नई इकाई का स्वरूप होता है। जैसे कि एक इकाई की जगह पे 2 इकाई की शुरुआत की जाए तो एक तरीके का क्या हुआ, विकास हुआ। एक वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, उसकी जगह पे अधिक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, विकास हुआ। उसी तरह से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण अर्थात क्या है, ट्रेनिंग।
तो ट्रेनिंग के कारण क्या होता है, कर्मचारियों में विकास होता है, उनकी कार्यक्षमता क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होने से क्या होता है, वेतन में बढ़ोतरी होती है। तो ये एक लाभ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, संचालक के सिद्धांत का महत्व, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 डी सेक्शन में। अभी है संचालन की विचारधारा है। संचालन की विचारधारा टोटल 3 है, एक पारंपरिक, दूसरी है नवीन पारंपरिक, और दूसरी आगे है आधुनिक विचारधारा। तो यहाँ पे 3 विचारधारा है। ठीक है, इसमें पहली जो विचारधारा कौन सी है, पारंपरिक विचारधारा है। पहले इसकी विचारधारा का अर्थ हम देख लेते हैं। विचारधारा क्या है, अनेक संचालन शास्त्रियों ने अपना मत अलग अलग प्रकार से दिया और उन्होंने क्या किया, संचालन की विचारधारा, सिद्धांत जो दिए, नियम जो दिए, उसे कहा जाता है संचालन की विचारधारा। किसने दी, अलग अलग संचालन शास्त्री ने, अलग अलग विशेषज्ञ ने। ठीक है, तो उन्होंने जो अपने नियम बताए उसे कहा जाता है संचालन की विचारधारा। फर्स्ट देखते हैं पारंपरिक विचारधारा। कौन सी, पारंपरिक विचारधारा। पारंपरिक विचारधारा अर्थात क्या, तो 19वीं सदी के अंत तक जो संचालन की विचारधारा आई उसे कहा जाता है पारंपरिक विचारधारा। और ये पारंपरिक विचारधारा है, उसमें किसका हिस्सा ज्यादा था, महत्वपूर्ण योगदान था, तो किसका था, पैट्रिक टेलर और हेनरी फर्स्ट, और उसके अलावा भी विशेषज्ञ का समावेश होता है। लेकिन ये दोनों का हिस्से का प्रमाण कैसा है, अधिक है। तो ये दोनों का टॉपिक लिखते हैं तो हमारा टॉपिक कैसा क्लियर हो जाता है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19वीं सदी में फ्रेडरिक किसका योगदान का प्रमाण अधिक रहा पारंपरिक विचारधारा में, तो क्या आता है, पैट्रिक टेलर। वो इसको क्या माना जाता है, वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत की पिता भी माना जाता है। उनके द्वारा जो रूढ़िगत पद्धति थी उनकी जगह पे उन्होंने वैज्ञानिक संचालन पद्धति की शुरुआत की। रूढ़िगत पद्धति अर्थात क्या, पहले 2 पक्षकारी थे, एक मालिक और एक श्रमिक। ठीक है, उन्होंने रूल ऑफ थंब का क्या किया, विरोध किया, मतलब के आदेश अनुसार पालन करना, श्रमिकों का जो बोला जाए मालिक के द्वारा उसका क्या करना, अमल करना, तो उसे क्या कहा जाता है, रूढ़िगत पद्धति। उनकी जगह पर उन्होंने क्या बोला, दोनों के अंदर मानसिक क्रांति के बारे में बताया। और उनके द्वारा क्या बताया गया, उन्होंने बताई समय निरीक्षण, गति निरीक्षण, और उन्होंने योग्य कार्य अनुसार वेतन दर की पद्धति अपनाकर वैज्ञानिक अभिगम अपनाने के लिए बताया। और हेनरी फॉल ने क्या किया, दूसरे थे हेनरी फॉल, उन्होंने इकाई के जो कार्य होते हैं वो कार्यों को क्या किया, स्तरों में बांट दिया, उच्च स्तर, मध्यस्थ स्तर, निम्न स्तर, इस तरह से जैसे बांट दिया। और उनके अनुसार क्या किया, कार्य का विभाजन अपनाने के लिए बोला। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कैसा हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक सेम है, पारंपरिक ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, नवीन है। तो ये क्या था, 19वीं सदी के अंत में। तो यहाँ पर क्या है, 20वीं सदी से पहले जो विचारधारा प्रस्तुत की गई उसे क्या कहा जाएगा, नवीन पारंपरिक विचारधारा। उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो किसका रहा, एल्टन मेयो का। ये याद रखना है आपको, क्या है, एल्टन मेयो। वो क्या थे, तो मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक अर्थात जो क्या करे, अपनी मानसिकता का क्या करे, विश्लेषण करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, मनोवैज्ञानिक। तो वही बात है, एल्टन मेयो ने कौन से, हासन के प्रयोग के द्वारा अपनी ये क्या बताई, नवीन पारंपरिक विचारधारा बताई। उन्होंने यहाँ पे मानव व्यवहार को ज्यादा महत्व दिया। यहाँ पे जो पारंपरिक विचारधारा था ना, उसके अंदर क्या किया गया, कार्य अनुसार वेतन देने के लिए बोला गया, मतलब कि सिर्फ आर्थिक बात का ध्यान में रख, व्यवहार, आर्थिक बातों का अध्ययन किया गया था, जबकि मानव व्यवहार को क्या किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। तो वो उसकी क्या थी, मर्यादा थी, किसकी, ये विचारधारा की। लेकिन उसके बाद में नवीन पारंपरिक जो विचारधारा आई उसके अंदर ये जो मर्यादा थी उसको दूर कर दी गई। तो उन्होंने किसको महत्व दिया, मानव व्यवहार को अधिक महत्व दिया था। लेकिन मानव व्यवहार का महत्व तो दे दिया, लेकिन उसके साथ मर्यादा ये आई कि उन्होंने आर्थिक जो व्यवहार था, जो आर्थिक बात थी, उसको क्या किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। ठीक है, तो देखिए मानव व्यवहार को क्या किया गया, अधिक महत्व दिया गया।
कर्मचारी को, श्रमिक को थकावट का प्रमाण कैसा होता है, किस तरह से कम किया जाता है, सामूहिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब बातों का उसके अंदर अध्ययन किया गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि व्यवहार संबंधी जो विचारधारा है उसमें इसी के अंदर का टॉपिक है कौन सी बातों का समावेश हुआ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 बी सेक्शन में पूछा गया था। व्यवहार संबंधी विचारधारा में मानव संबंध का मतलब मानव संबंध कैसे होने चाहिए, किस तरह से अच्छे बनाने चाहिए वो बताया गया। किस तरह से अभिप्रेरणा के द्वारा अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ को क्या दिया जाए, अभिप्रेरणा, तो वो दोनों के संबंध कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे। अच्छा नेतृत्व, सूचना संचार कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसके कारण मानव व्यवहार कैसा अधिक बनता है। तो पहली जो विचारधारा थी उसमें मर्यादा क्या थे, मानव व्यवहार को ध्यान में लिया ही नहीं गया था, जबकि दूसरी में आर्थिक बातों को क्या किया गया था, अवगणना की गई थी। तो ये दोनों जो मर्यादा है वो थर्ड जो विचारधारा है आधुनिक विचारधारा उसके अंदर कैसा सॉल्व किया गया। उसकी शुरुआत कब हुई, 1960 से। उसके बाद ये विचारधारा आई थी, ठीक है। इसके अंदर हर एक बातों का समावेश किया गया। मनोवैज्ञानिक, देखिए इसके अंदर मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र और टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, किसका समावेश होता है आधुनिक विचारधारा में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वर्ड आपको लिखने हैं। किसके द्वारा शुरुआत की गई, इसमें किसका योगदान रहा, तो पीटर एफ ड्रकर का और C.K. प्रहलाद का। तो यहाँ पे हमने अभ्यास किया कि संचालन के सिद्धांत कौन से हैं, उसके लक्षण, उसका महत्व देखा, और यहाँ पे जो विचारधारा है वो विचारधारा हमने क्या की, प्रस्तुत की। उसके अंदर फर्स्ट पारंपरिक विचारधारा, नेक्स्ट नवीन विचारधारा और आधुनिक विचारधारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कैसा हो रहा है, क्लियर हो रहा है।